मास्क लगा के आवाज आ जाएगी क्या? आप लोग 2-3 बेंच पीछे हो जाओ ना आराम से। हाँ, फिर भी सेफर साइड ही रहना चाहिए सबको। तो लास्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे ना। लास्ट दिखा दो, लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? पोटेंशियल एनर्जी वाला क्या? ठीक है। कुछ हेडिंग डाल दिया था क्या हमने? क्या? एमिशन स्पेक्ट्रम हेडिंग अभी डाला है क्या? चलो तो एक रिमार्क और लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उस टॉपिक पे आते हैं। हाँ, अभी हम लोग एनर्जी स्पेक्ट्रम पे बात करेंगे, एक छोटा सा रिमार्क और है वो देख लेते हैं उसके बाद। तो एक बार बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन जो बाउंड ऑर्बिट्स में है उसमें अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी पूछूं तो? आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना है आपको? उसके ऑर्बिट से उठाकर इनफाइनाइट तक ले जाना है। तो जो मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, ये तो टाइम लग जाएगा ऐसे तो। 1 मिनट, पहले एक बार ना इसका डेफिनेशन लिखो। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको आप बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हम लोग एनर्जी स्पेक्ट्रम पे ही बात करेंगे, बस एक पॉइंट ये लास्ट और डिस्कस कर लेते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिख लो इसकी पहले डेफिनेशन। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। हाँ, रिमार्क है या कुछ भी मान लो, आयोनाइजेशन एनर्जी छोटा सा पॉइंट है, आप लोग जानते हैं ये वैसे तो। आयोनाइजेशन एनर्जी इज, या इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। It is the minimum energy required to remove an electron from the concerned orbit, from the concerned orbit or concerned energy state, from the concerned orbit or concerned energy state. ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी, और या फिर आप इसको बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो आप इसको कहां तक रिमूव कर रहे हैं? इनफाइनाइट तक। समझ में आई बात? तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम ऑर्बिट में दूर जाते हैं एनर्जी बढ़ रही होती है। तो इनफाइनाइट पर एनर्जी अगर आप देखें जाके तो वो जीरो हो जाती है, और इवन ज्यादा है, बढ़ती जा रही है। तो जितना वो नीचे लोएस्ट स्टेट में है, जैसे n बराबर 1 में, तो सबसे ज्यादा, सबसे कम एनर्जी है उसकी। तो 1 से उसको हटाने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आई बात? तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स कंसर्न ऑर्बिट। तो अगर आप किसी भी ऑर्बिट से निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है पता है? जैसे आपका इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है, कहां पर है? nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट में तो उसकी अपनी एनर्जी कितनी है? En। और उसको रिमूव कहां तक करना है? इन्फिनिटी तक ले जाना है। तो इन्फिनिटी की एनर्जी कितनी है? ई इन्फिनिटी बोल दे रहा हूं मैं, है तो वो जीरो। लेकिन क्वेश्चन अगर कभी कोई और बाइफरकेशन दे, वहां आपको जीरो ना भी दिखाई दे, तो भी आप क्या बोलेंगे उसको? कि आपको किसी कंसर्न स्टेट से कहां तक ले जाना है? इन्फिनिटी। तो ये जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, तो दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ nth स्टेट। तो आप क्या करेंगे? इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, तो ई इन्फिनिटी माइनस ई एन। ये लीजिए, आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। ओके, मैंने ऐसे पहले इसलिए लिखा है कि कभी मान लो हम इन्फिनिटी की कोई एनर्जी देते हैं, nth की देते हैं, तो इन्फिनिटी की ज्यादा होगी, किसी nth की कम होगी, तो कुछ एनर्जी लेकर जाएगा। अब आपको एग्जैक्ट वे में पता है कि व्हाट आर द एक्सप्रेशंस। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द nth स्टेट इज इन्फिनिटी की एनर्जी एंड माइनस ऑफ माइनस आर एच सी जेड स्क्वायर बाय, तो सीधा सीधा
आयोनाइजेशन एनर्जी एट द nth स्टेट, हाउ मच इट इज, RH(Z²) अपॉन, आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे मैंने एनर्जी का मॉड ले लिया, लेकिन एक्चुअल में मैंने क्या किया, इनफाइनाइट की एनर्जी में से उस एनर्जी को माइनस कर दिया है। तो मेरे पास ये nth स्टेट की आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। आपको अगर न्यूमेरिक फॉर्म में चाहिए तो दिस इज 13.6Z² वोल्ट। क्लियर है? तो जैसे आपसे क्वेश्चन कहता है n बराबर 2 से भगाओ, 3 से भगाओ, कहीं से भी, तो वो n की वैल्यू रख दो, z रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको एनर्जी स्टेट ना दे तो आपका एटम मोस्ट स्टेबल स्टेट में होगा, एंड मोस्ट स्टेबल स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट पर होगा। तो इफ n इज नॉट गिवन और क्वेश्चन कह रहा है इसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, तो फिर आपके माइंड में आएगा कि सर कहां से, समझ में आई बात? तो कहां से का मतलब क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से, क्योंकि एटम बाय डिफॉल्ट कहां रहेगा, हमेशा ग्राउंड स्टेट पे, क्योंकि किसी हायर स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन है भी तो भी वो घूम फिर के कहां आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में। तो अगर n नॉट गिवन, इफ n is not given, it is assumed ground state। तो कोई खास बात है क्या इसमें? n equals to 1 कुछ नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए था कि एनर्जी कितनी मिनिमम चाहिए। तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंसर्न ऑर्बिट और कंसर्न एनर्जी स्टेट। तो इंफिनिटी तक ले जाना है। तो बेसिक डेफिनेशन हुआ, इंफिनिटी की एनर्जी में से उसकी एनर्जी माइनस कर दो, क्योंकि इंफिनिटी की एनर्जी 0 है, तो ये आपके पास पूरा सॉल्व करा रहा है, यस और नो। और अगर मैं कहता हूं किसी स्टेट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना है, क्या बोले, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन, एक मिनट, पोटेंशियल जिसको आप लोग आईपी बोलते हो, केमिस्ट्री में खूब यूज होता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कुछ नहीं है, आयोनाइजेशन एनर्जी पर यूनिट चार्ज है ये। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ई मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो यूनिट चार्ज पे कितनी आप आयोनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं, स्मॉल ई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे आयोनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं, तो यूनिट चार्ज पे कितनी दे रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय ई, दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब यहां से जो आंसर, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहां से आंसर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल में, वो आंसर वोल्ट में आ जाएगा डायरेक्टली। तो न्यूमेरिक फॉर्म में कोई लिखना चाहे तो ऐसे लिखते हैं, दैट इज RH/E इंटू Z²/n²। और न्यूमेरिक फॉर्म में लिखेंगे तो इट इज 13.6 Z²/n²। अब ई से ई इधर उड़ा दिया हमने, अब हम इसको सीधा क्या बोल देंगे, वोल्ट। तो कोई खास बात नहीं है, समझ में आई बात? अब इसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपने इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा दी है या उसके बराबर भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल बेटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, मैंने गलती से वोल्ट लिख दिया था, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और इधर क्या कहते हैं, जब ई से डिवाइड करोगे तो वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एनर्जी हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर एग्जैक्टली आप आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर ही एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होगा ना, उसकी रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको 0 मिलेगी। क्या मिलेगी? तो मतलब अगर if you are energy provided, if you have provide the energy that is exactly equal to what, ionization energy, तो kinetic energy of removed electron will be 0, क्योंकि जितनी एनर्जी उसको चाहिए एग्जैक्ट उतनी ही मिली है, तो बाहर आ जाएगा, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी। लेकिन अगर आपसे मैं कह दूं कि एनर्जी प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन व्हाट, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी प्रोवाइडेड कितना आपने दिया माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी, जिस भी स्टेट की बात कर रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी से माइनस कर दीजिए प्रोवाइडेड एनर्जी को, तो जितनी बची एनर्जी है वो कौन रखेगा अपने पास, इलेक्ट्रॉन रखेगा। जे एडवांस में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन,
एक बार उन्होंने क्या किया, जैसे हाइड्रोजन है n इक्वल टू 1 पे, तो n इक्वल टू 1 की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हुई हाइड्रोजन के लिए? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही हुआ। तो 13.6 एग्जैक्ट देंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर जीरो काइनेटिक एनर्जी रखेगा। अब हमने कहा कि हमने वहां पर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो उसमें से 13.6 तो बाहर निकलने में यूज हो गया, और रिमेनिंग 1.4 उसकी काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो गया। तो ध्यान रखना। अच्छा, अगर एनर्जी प्रोवाइडेड इज लेस देन द आयनाइजेशन एनर्जी तो क्या होगा? तो बाहर तो नहीं निकलेगा, और बाहर नहीं निकलने के केस में आप उसको किसी लोएस्ट स्टेट से ऊपर वाले स्टेट में ले जाने की बात करेंगे, और वो मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं कि एग्जैक्टली गैप के बराबर एनर्जी देनी होती है, ना ज्यादा ना कम। एग्जैक्टली गैप के बराबर एनर्जी रिसीव करके एक से दूसरे में वो ट्रांजिशन करेगा, तो उसको हम लोग जनरली एक्साइटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो किसी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाना, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन। तो जिस भी लोअर से जिस भी हायर में जाए तो एग्जैक्ट गैप चाहिए, और उसको आप एक्साइटेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है ना, एक्साइटेशन एनर्जी, तो एक से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। समझ में आई बात? इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एनर्जी स्पेक्ट्रम। देखिए, एक स्टूडेंट ने पूछा है, तो सर अगर ये जो फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो बाहर निकल के वापस अंदर आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो उसके ग्रेविटेशन, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जा चुका है, उस पर कोई अट्रैक्शन। इन्फिनिटी का मतलब समझते हो? इन्फिनिटी का मतलब समझते हो? उससे परमानेंट बाहर चला गया है, तब आप उसके फील्ड में वो है ही नहीं। ओके, इन्फिनिटी का मतलब ही यही है कि इतनी दूर चला गया कि अब कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देंगे तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी इनफाइनाइट पे, एंड दैट एनर्जी इज एनर्जी प्रोवाइडेड माइनस आयनाइजेशन एनर्जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पता नहीं है तो हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लगा सकते मॉडर्न में। ओके। अच्छा, इधर जो एक्साइटेशन आप देख रहे हैं, एक्साइटेशन का मतलब किसी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाना। तो मुझे बताइए, अगर मुझे किसी एटम को एक्साइट करना है तो मिनिमम कितनी एनर्जी दूं उसको एक्साइट करने के लिए? तो इसमें दो डाउट है। एक तो इनिशियली आपका एटम कहां पर है ये नहीं बोला मैंने, तो या तो क्वेश्चन बताए लोअर एनर्जी स्टेट, वरना हम ग्राउंड पे रखेंगे उसको। कहाँ रखेंगे? ग्राउंड पे। तो बताइए, अगर हाइड्रोजन एटम है और उसको मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी की बात करूं मैं, तो क्या वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी?
फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए। तो फर्स्ट की एनर्जी है -13.6 और सेकंड की -3.4। कितना गैप है? 10.2। तो अगर आप n बराबर 1 से एक्साइट करना चाहते हैं तो कम से कम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो दो उसको, तभी वो कहाँ जंप मार के जाएगा, 1 से 2 में। या फिर 1 से 3 में ले जाना चाहते हो तो 12.09। मैंने कहा था ये डेटा याद होना चाहिए। 1 से 2 का 10.2, 1 से 3 का 12.09 या 12.1 और 1 से 3 का 12.75। देखो मैंने 12.75 लिखा है। 1 से 4 का 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 से 4 में जाने के लिए। ये डेटा आपको डायरेक्ट याद करना होता है, मैंने भी कर रखा है ताकि आपका टाइम बचे, नहीं तो फिर आप कैलकुलेशन करते फिरोगे कहां से कहां गया। समझ गए क्या? ज्यादातर ये डेटा डायरेक्ट यूज होते हैं। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन ने कहा है, एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर सेकंड केस में भी वापस आ जाएगा घूम घाम के। अब क्या करें बताओ, उसको हमने इनफाइनाइट तक तो बेचारे को वैसे ही हमने रिमूव कर दिया। तो आप ये मान के चलें कि वो अंदर नहीं आ रहा है, वो रिमूव हो गया, दूर जा रहा है, तो वो उसके फील्ड में वापस नहीं लौट के आ रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। ठीक है, अब आप उसका रास्ता बदल के वापस उसको उसके अंदर ही भेज दो तो फिर वो वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं बोला जाता है, सिस्टम में आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, परमानेंट रिमूव हो चुका है। आप ये माने कि वो घूम घाम के नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी पर देखने को मिलते हैं। हालांकि है बहुत इजी, लेकिन इसमें एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो हेडिंग डालिए, एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। तो ये हमारे पास एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। ओके, एक एटम का एनर्जी स्पेक्ट्रम। तो एनर्जी स्पेक्ट्रम हम हमारे पास दो तरीके के होते हैं। अब इस पे सब लोग कंसंट्रेट करें और जैसे बताऊंगा वैसे ही सीखना है। समझ गए? तो दो तरीके के एनर्जी स्पेक्ट्रम है। वन इज द एमिशन स्पेक्ट्रम, ओके, और अदर वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एक आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन। तो दोनों को हम लोग अलग अलग समझते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम। तो देखिए, जो हमारा एटम है हम उसमें एमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम का सिंपल भाषा में मतलब क्या है कि एक एटम से फोटोन निकलते हैं, और जो बोर का थर्ड पोस्टुलेट बताता है कि वो फोटोन क्यों निकलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट तो फोटोन एमिट करता है। अब मुझे बताइए इस एटम में कितने एनर्जी स्टेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है आपका एक ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन एनर्जी स्टेट बहुत सारे हैं। और वो इलेक्ट्रॉन को अगर आप एनर्जी देकर किसी ऊपर वाले स्टेट में ले जाओ तो क्या वो वापस नीचे आने के लिए जंपिंग करेगा? तो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, सपोज आपने कहा कि सर मैंने इसको थर्मल एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी रिसीव करके एग्जैक्टली n बराबर 8 में चला गया। कहाँ चला गया? अब वो 8 में बैठा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है n इक्वल टू 8 पे जाने का मतलब है 7 6 5 4 3 2 1 सब खाली है। समझ में आई बात? तो आपको पता है कि एटम अगर हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंच गया है तो वो वापस अपने आप को स्टेबल स्टेट में लाने की कोशिश करेगा। तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, इमीडिएट इलेक्ट्रॉन अगर किसी हायर स्टेट में जाता है तो वो तुरंत वापसी करता है। अब वापस आने में उसकी चॉइस होती है। मान लो n बराबर 8 में गया तो उसकी चॉइस है, वो डायरेक्ट 8 से 1 में कूद सकता है, उसकी मर्जी है एक एक स्टेप नीचे आना है तो 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 इस तरह से आ सकता है, या 8 से लेके 5 फिर 5 से सीधा 1, ये उसकी चॉइस है। तो अगर आप बहुत सारे एटम्स लेके बात करेंगे ना n इक्वल्स टू
8 पर, तो आपको दिखाई देगा हर तरीके के ट्रांजिशंस वहां पर पॉसिबल हो पा रहे हैं। तो अगर हम ये बात करें कि हमारे पास इनफाइनाइट एनर्जी स्टेट्स हैं और आपका एटम किसी भी हायर एनर्जी स्टेट तक जाके वापसी जब करता है तो फोटॉन्स एमिट करेगा, तो हमारे पास बहुत सारे वैरायटी के फोटॉन्स होंगे। वैरायटी मतलब समझ रहे हो, एनर्जी। जैसे एक ट्रांजिशन है 5 से 4, उसका डेल्टा ई कुछ होगा, 5 से 3 का डेल्टा ई कुछ और होगा, 8 से 6 का डेल्टा ई कुछ और होगा, 1000 से 999 का कुछ एनर्जी गैप होगा। तो मुझे बताइए इस पूरे एनर्जी स्टेट्स में मेरे पास इनफाइनाइट एनर्जी स्टेट्स हैं, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि उनमें से कोई भी 2 एनर्जी स्टेट आप सेलेक्ट करोगे तो एक हायर होगा और एक लोअर होगा? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरे पास इनफाइनाइट एनर्जी स्टेट्स हैं, तो उनमें से कोई भी 2 स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, आपको एक फोटोन की एनर्जी मिल जाएगी, यस और नो? तो अगर आप इस बात की लिस्टिंग कर लो, लिस्ट बना लो कि ये एटम कौन कौन से फोटॉन्स दे सकता है, जैसे 4 से 3 का फोटोन, 4 से 2 का फोटोन, 4 से 1 का फोटोन, 5 से 4 का फोटोन, 800 से 798 का फोटोन, तो जहां भी ऊपर से नीचे जंप करेगा एक फोटोन देता जाएगा। तो एक एटम से बहुत तरीके के फोटोन निकल रहे हैं। तरीका कहने का मतलब है बहुत सारे अलग अलग एनर्जी के फोटॉन्स निकल रहे हैं। बात समझ में आया? तो ये जो फोटोन की अगर आप लिस्ट बना लें तो आप कहेंगे यही उस एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम का सिंपल मीनिंग कि एक एटम कितने तरीके के फोटोन एमिट कर सकता है। तरीका का मतलब कितने अलग अलग वैरायटी ऑफ एनर्जी उसके पास है, कि ये फोटोन की एनर्जी भी ये दे सकता है, ये एनर्जी भी दे सकता है, ये एनर्जी भी दे सकता है, लेकिन इनके बीच में नहीं दे रहा है, फिर ये दे सकता है। तो ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट फोटॉन्स की सीरीज है, जिसमें हमने उनको बाइफरगेट किया हुआ है कि जब जब n बराबर 1 में ट्रांजिशन होगा वी विल कॉल इट एज लाइमन सीरीज। जब जब n बराबर 2 में आएगा कहीं से भी, तो उसके सारे फोटॉन्स का नाम जो जिस सीरीज में हम कंसिडर करेंगे दैट इज बामर सीरीज, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, इस तरह से बहुत सारे सीरीज होते हैं। इवन हम्फ्री के बाद और भी होते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर 5-6 के बाद ज्यादा डिस्कशन नहीं करते क्योंकि एनर्जी उधर कम होती चली जाती है। हाँ, बट टेक्निकली देखा जाए तो ये इनफाइनाइट फोटॉन्स की एक सीरीज है। तो एक एटम से कितने डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन्स एमिट हो सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का मतलब आपने एक लिस्ट बना ली, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, इतने सारे आ सकते हैं। इनके अलावा और कोई, क्योंकि जो एनर्जी स्टेट अवेलेबल होंगे उन्हीं एनर्जी स्टेट से आप क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, और उन्हीं से आप डिफरेंस लेकर क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। तो जो एनर्जी डिफरेंस उस एटम सपोर्ट करेगा उस एनर्जी के ही आपको फोटोन मिलेंगे। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में लिखे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम higher energy state to when electron transit from higher energy state to lower energy state, when electron transit from higher energy state to lower energy state, then it emits a photon. Then it emits a photon. ये तो बोर थ्योरी बोलती है कि when electron jumps from higher energy state to lower energy state, then it emits a photon. फुल स्टॉप लगा के लिखे, the series of all the photons, the series of all the photons which can be emitted from an atom is called as emission spectrum, is called as emission spectrum. ऑल दी फोटॉन्स जो भी आ सकते हैं सबको आपने कंसिडर कर लिया है। The series of all the photons which can be emitted from an atom is called as its emission spectrum. ओके, तो यहां पर ब्रैकेट में लिख लीजिए all
photons of different energies. All कहने का मतलब क्या है? कौन कौन से आ सकते हैं, तो कौन कौन फोटोन को पहचानेंगे कैसे? ऑल फोटोन्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी। तो कौन कौन से अलग अलग एनर्जी के फोटोन्स आ सकते हैं उसकी लिस्ट बना लिया आपने। दैट सीरीज इज कॉल्ड एज इट्स एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एक बार बताइए, अगर मुझे वेवलेंथ निकालना है फोटोन का, तो कॉन्सेप्ट आपके पास है फोटोन की एनर्जी कितनी है, तो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन मैथमेटिकली इट इज इट इज ENH माइनस ENL। किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की एनर्जी को माइनस कर दो। तो आप एटम में कोई भी दो एनर्जी स्टेट लेंगे तो एक हायर होगा, दूसरा हाई से लो को माइनस कर दीजिए, वहां से एक फोटोन की एनर्जी मिल जाएगी आपको। तो एक फोटोन किस वेवलेंथ का होगा वो मिल जाएगा। तो व्हाट इज योर एनर्जी ऑफ फोटोन? ये लिखा हुआ है आपके पास -RHC Z² अपॉन NH², माइनस माइनस प्लस RHC Z² अपॉन NL²। हम इन जनरल बात कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी? एनर्जी ऑफ फोटोन इज दैट इज RHC Z²। RHC की वैल्यू आप जानते हो 13.6, 1/NL² माइनस 1/NH²। तो ये आपके पास फोटोन की एनर्जी में ये लोअर एनर्जी स्टेट का n होगा, है ना, और ये हायर स्टेट का। एक लोअर स्टेट और एक हायर स्टेट के कंसर्न। RHC Z² 1/NL² माइनस 1/NH²। तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया। अब आप यहाँ पे 13.6 रख के इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो आप यहाँ NL और NH बदलते जाइए, आपको एक नया फोटोन मिलता जाएगा। NL और NH बदलते जाओ, आपको एक नया फोटोन यहाँ पर दिखाई देता जाएगा। क्लियर है? तो जितने भी आ सकते हैं सारे पॉसिबल वैल्यू ऑफ NL और NH रख दीजिए आप। तो आपको पता है NH इंफिनिटी तक जा सकता है, तो NL और NH की वैल्यूज 1 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकते हैं। तो इस फोटोन की वेवलेंथ कितनी है? देन यू विल राइट इट एज hc/λ। So that is your RHC Z² 1/NL² minus 1/NH²। Okay, तो 1/λ, this is the reciprocal of wavelength of emitted photon। याद रखना ये वेवलेंथ अलग है। एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ाया था, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो इलेक्ट्रॉन का वो था जो वो घूम रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ नहीं है। ये जो लाइट एमिट हुई है वहां से जो फोटोन आया उसकी वेवलेंथ है, एंड दैट इज इक्वल टू योर RZ² 1/। तो आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया कि अगर आपको किसी फोटोन की वेवलेंथ चाहिए तो आप इस फॉर्मूले में NL और NH रख दें, आपको 1/λ मिल जाएगा। उससे आप लैम्डा एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप लैम्डा एस्टिमेट करोगे तो इसको रेसिप्रोकल करोगे, तो ध्यान देना ये यहाँ पर रेसिप्रोकल करने पे 1/r बनता है। तो हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं, क्योंकि r की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी थी? 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो 1/r जब आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 912 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना? 912। तो ये याद रखना है, क्योंकि बार बार हम ये 1/r करते हुए नहीं बैठेंगे। हमें पता होना चाहिए कि किसके बराबर है। इट इज अबाउट 912 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अब ये जो वेवलेंथ है ये अलग अलग है। जैसे इधर देखो, एक λ1 है, उसके बाद λ2 है, फिर उसके बाद λ3 है, फिर λ4 है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो आप नोटिस करिए कि अगर मैं NL बराबर 1 लेता हूं, यानी मेरा ट्रांजिशन कहां पर होगा? N=1 में। तो पहले अगर मैं इसका डायग्राम शो करना चाहूं, पहले इतना लिख लो, एक बार इतना लिख लो।
लिख लिया? लैम्डा बेटा फोटोन की वेवलेंथ है, ऐसे डाउट्स पूछेंगे क्या हम लोग? लैम्डा फोटोन की वेवलेंथ है, और ये 912, आप 911 ले लो, कोई बात नहीं। फिजिक्स में ज्यादातर क्या यूज होता है? 912। क्या? अरे मैं कह रहा हूँ 912 लो, तो क्यों उस पे बेवजह आप उसको 912 से आंसर निकालें आप, फिर अगर अप्रोक्सीमेट ना दिखे तो आसपास कर देना उसको। यस और नो? ये सब कोई डिस्कशन का विषय नहीं है, मैंने जब बोल दिया कि आप इसको 912 लेके चलें, ठीक है। बाकी आसपास आप देख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो बहुत एग्जैक्ट थोड़ी ना हम लिख रहे हैं। अब देखिए, जो आपकी सीरीज बनी, ये इनफाइनाइट अलग अलग टाइप के फोटॉन्स है, अलग अलग एनर्जी के फोटॉन्स है। तो यहाँ पर अगर मैं एनर्जी स्ट्रक्चर शो करूँ, ये मेरा n बराबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये n इक्वल्स टू 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये n इक्वल्स टू 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आगे 4 को। आप देख रहे हो एनर्जी में कम करते जा रहा हूं, ऐसे करते करते लास्ट तक कहां पहुंच जाएंगे? तो ये एनर्जी ऑफ इंफिनिटी है, इनफाइनाइट स्टेट की एनर्जी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलग अलग वैरायटी के फोटोन आए, तो आपने कोई भी दो एनर्जी स्टेट सेलेक्ट किया तो एक नया एनर्जी का फोटोन मिल रहा है आपको। तो हम इनको कैटेगराइज कर रहे हैं कि अगर कभी n बराबर 1 की ट्रांजिशन से देखें तो उसको लाइमन सीरीज कहा जाता है। तो n इक्वल टू 1 में कहां कहां से ट्रांजिशन हो सकता है? 2 से जंप हो सकता है, 3 से जंप हो सकता है, 4 से जंप हो सकता है, इसी तरह से इनफाइनाइट से जंप हो सकता है। अब इनके नेमिंग है, जैसे जस्ट ऊपर वाले से आता है उसको फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज कहा जाता है। क्या कहता है? तो कह रहा है कि लाइमन की फर्स्ट ट्रांजिशन है या लाइमन की फर्स्ट लाइन है, उसका मतलब है लाइमन की पहली लाइन n बराबर 2 से आएगी। लाइमन की सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन है, n बराबर 3 से आएगी। फिर उसके ऊपर से आएगी तो थर्ड लाइन बोलेंगे। समझ में आई बात? और एकदम लास्ट आ रही है क्या इंफिनिटी से, इसको सीरीज लिमिट कहा जाता है। क्या कहता है ये? लेकिन सब किसकी है? n बराबर 1 वाले की। तो n इक्वल टू 1 की जो सीरीज है वो लाइमन सीरीज कहलाती है। क्या बोलते हैं हम उसको? लाइमन सीरीज। ओके। तो n इक्वल टू 1 पर जब भी ट्रांजिशन हो कहीं से भी हो, तो उस फोटोन को किस सीरीज में रख दिया हमने? लाइमन सीरीज। ये कितने फोटॉन्स का ग्रुप है? इनफाइनाइट फोटॉन्स का ग्रुप है ये। 2 से आएगा, फिर 3 से आएगा, फिर 4 से आएगा, फिर 5 से आएगा, फिर 6 से आएगा, फिर 7 से आएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो मुझे बताइए इस सीरीज में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन है? इन्फिनिटी से आने वाला। और सबसे कम एनर्जेटिक? तो अगर आप यहां से यहां तक देखेंगे ना, सीरीज में इस तरफ चलेंगे किसी पर्टिकुलर सीरीज में, तो जैसे आप लाइमन सीरीज में आप इधर जा रहे हैं सीरीज लिमिट की तरफ, तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ रहा है। क्या कहते हो? फोटोन बढ़ रहा है और वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो अब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ कितनी? कौन देगा मिनिमम? इन्फिनिटी वाला। जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो ये आपका लाइमन सीरीज है। इसी तरह से आप बामर सीरीज की बात करें, तो बामर सीरीज में क्या होता है, सारे ट्रांजिशंस कहाँ आने चाहिए? तो ये बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन, ये बामर सीरीज की सेकंड लाइन, और ये बामर सीरीज की सीरीज लिमिट। तो दिस इज सीरीज लिमिट एंड दिस इज सेकंड लाइन। कौन सा सीरीज है? बाल्मर नहीं, बामर। ओके, इट इज बामर सीरीज। एंड थर्ड वन, ये पास्चन है। चलो एक n बराबर 5 भी बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपका n इक्वल टू 3 पर जब भी ट्रांजिशन होता है तो पास्चन। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, और ये इसकी सीरीज लिमिट, एंड दिस इज व्हाट? पास्चन सीरीज। अच्छा, हर हर अपनी सीरीज में ये इधर जाएंगे ना, एनर्जी का बढ़ता ऑर्डर है,
और वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है अपने अपने सीरीज के अंदर। समझ गए? क्योंकि जैसे आप दूसरी लाइन पे आते हो तो उसकी एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा होती है, तीसरी लाइन पे आते हो तो वो सेकंड से ज्यादा होती है। तो अपनी सीरीज में ये एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर है फर्स्ट लाइन से सीरीज लिमिट तक। इसके बाद अगली सीरीज है n=4 वाली, तो ये n=4 की फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन है। ओके, हाँ सीरीज लिमिट है डेफिनेटली, ये सीरीज लिमिट है। कहां से आ गया? इंफिनिटी से। तो ये कौन सी सीरीज है? ब्रैकेट सीरीज। ओके, ऐसे आगे फुंड सीरीज, हम्फ्री डम्फ्री, ऐसे बहुत सारे होते हैं। क्लियर है? लेकिन उसके आगे की हम लोग चर्चा नहीं करते क्योंकि आगे एनर्जी गैप कम होने वाला है। इतना समझ में आया? लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, पाश्चन की मैक्सिमम एनर्जेटिक फोटोन की वेवलेंथ बताइए। तो पाश्चन की मैक्सिमम एनर्जेटिक कौन हुआ? सीरीज लिमिट, पाश्चन का सीरीज लिमिट। और पाश्चन की मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ ये हुई ना। तो जस्ट पहले लाइन की जो होगी वो एनर्जी सबसे कम तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ पूछ लेते हैं, मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी पूछ लेते हैं। तो एनर्जी किस वेवलेंथ की ज्यादा, किस वेवलेंथ के कंसर्न एनर्जी ज्यादा होगी, किसके कंसर्न? तो एनर्जी जिसकी ज्यादा वेवलेंथ उसकी कम, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम। इस तरह से देखना है, ठीक है? तो ये आपने सीरीज बना दी ऐसे, हालांकि अभी बहुत सारी सीरीज है। तो एक बात बताइए, अगर मैं इस फोटोन को लिस्ट बनाना स्टार्ट करूं और सपोज मैं ये कहता हूं कि मैं फोटोन को वेवलेंथ के ऑर्डर में जमा रहा हूं या मान लीजिए एनर्जी के ऑर्डर में जमा रहा हूं, मुझे बता सकते हो इस पूरे सिस्टम में कितने लोगों को लगता है कि सारे लाइमन, सबसे पहले सारे लाइमन आएंगे? मैं आपको बताता हूं, ऐसे नहीं, लॉजिक से बात करो। ऐसे नहीं, देखो पहली बात आपको पता है कि फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक एनर्जी बढ़ रही है, हाँ या ना? तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक ये, इसके बाद ये, मतलब इसके बाद ये नहीं, मतलब इससे नीचे वाला। तो एनर्जी कम होती जा रही है, फर्स्ट लाइन तक एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगी, है ना? अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि लाइमन के अंदर कोई बामर नहीं आएगा? लाइमन के अंदर कोई बामर नहीं आएगा। मुझे एक्चुअली जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअल प्रोपोर्शन में नहीं बनाया हुआ है एनर्जी स्ट्रक्चर। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइमन की फर्स्ट लाइन और बामर की सीरीज लिमिट में किसकी एनर्जी ज्यादा है, इस डायग्राम को देखोगे तो कंफ्यूजन होगा। एक मिनट, इस डायग्राम को देखोगे तो आपको लाइमन की फर्स्ट लाइन कम लेंथ की दिख रही है, जबकि ये, तो आपको पता है कि मैं कोई इक्वल प्रोपोर्शन में मैंने डायग्राम को फॉर्म। तो मुझे बताइए, लाइमन के फर्स्ट लाइन अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 10.2 है, और किसी और एटम की बात करोगे तो Z² और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही ना? तो ये एनर्जी गैप है 10.2। और आपको दिख रहा है बामर की जो सीरीज लिमिट है, तो बताइए ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, ये 0 और ये -3.4, तो गैप हुआ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिख रहा है आपको? बामर की सीरीज लिमिट की भी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लाइमन के फर्स्ट लाइन से ज्यादा हो जाए। तो क्या अब आपको ये समझ में आता है कि बामर की सीरीज लिमिट को अगर हम हैंडल कर लें तो आगे तो किसी की कैपेबिलिटी नहीं है? बोलो, अगर बामर की सीरीज लिमिट लाइमन के फर्स्ट लाइन से ज्यादा नहीं हो पाई तो बामर एट मैक्स है ना 2 तक, बामर की जो सीरीज लिमिट है ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसके ऊपर तो इससे कम ही आएंगे। तो जब यही ओवरकम ओवरकम नहीं हो पाया तो कोई भी ओवरकम नहीं कर पाएगा। यस और नो? तो जब आप लिस्ट बनाएंगे ना तो लाइमन के अंदर लाइमन ही रहेंगे, कोई बामर का एंट्री नहीं मारेगा। तो सीरीज बना रहे हैं, सबसे ज्यादा सीरीज लिमिट की एनर्जी लाइमन के सीरीज लिमिट की, फिर उससे कम वाले की, फिर उससे कम वाले की, करते करते लाइमन के फर्स्ट लाइन। तो लाइमन के सीरीज लिमिट से लाइमन के फर्स्ट लाइन तक सीधा ऑर्डर बना दो आप। ये सारे फोटॉन्स आ गए। सबसे पहले मैं यहां पर एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बात कर रहा हूं। किसका? एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो लाइमन सीरीज लिमिट से शुरू होगा, लाइमन फर्स्ट लाइन तक, बीच में कोई नहीं है, बीच में कोई नहीं है, बामर का कोई नहीं फंसा। समझ में आई बात? तो मुझे बताइए, लाइमन सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन से, अगर लाइमन का कोई फोटोन है तो बाकी किसी भी सीरीज के फोटोन से वो ज्यादा एनर्जेटिक होगा, कंफर्म। क्योंकि लाइमन का मिनिमम और बामर का मैक्सिमम अगर चेक करें तो भी लाइमन का मिनिमम भी उससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ये बात बहुत ज्यादा है। अच्छा ये बताओ, ये एनर्जी स्पेक्ट्रम जो मैं लिख रहा हूँ ये डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस?
कंटिन्यूअस नहीं है। ये एनर्जी आएगी, इसके बाद ये, इन दोनों के बीच की एनर्जी, इसके बाद ये एनर्जी है, इसके बाद ये एनर्जी है। तो ये स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूअस वैल्यू का नहीं है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज का है कि ये है, फिर ये है, फिर ये है, और जो एक से दूसरे के बीच में आता है ना, उसके बीच में कोई नहीं होता है। और यस और नो? तो ये एनर्जी स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट है, ना कि कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम है। यस और नो? एक बार मुझे रिप्लाई चाहिए सभी का कि ये डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस नहीं है। ये सब ऑप्शंस में आते हैं एकदम से और वहां कंफ्यूजन करके चले जाते हैं। क्वेश्चन के बाकी ऑप्शन हो रहे होते हैं, पता चला ये जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं वो गड़बड़ करते हैं। तो आपको पता चल गया डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा, लाइमन की लिस्ट जब बन रही थी तो लाइमन की सीरीज लिमिट सबसे ज्यादा एनर्जी का था और घटाते घटाते लाइमन के 1 तक आए। बताइए बीच में कोई एंट्री मारा? तो यहां से आपको ये भी ध्यान रखना है कि लाइमन, सारे लाइमन सभी से बड़े होते हैं, और किसी भी सीरीज की वैल्यू चेक करने की जरूरत, क्योंकि मैंने 2 वैल्यू चेक कर दी है, बामर की लास्ट और लाइमन की फर्स्ट। लाइमन की फर्स्ट उससे भी बहुत ज्यादा है, तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कभी लाइमन दिखे ना तो बामर की बिना वैल्यू निकाले बोल देना कि सबसे ज्यादा तो लाइमन ही होंगे, इवन किसी भी सीरीज में। समझ में आई बात? चलिए अब अगली सीरीज स्टार्ट करते हैं, बामर सीरीज। बामर सीरीज में सबसे मोस्ट एनर्जेटिक ये है क्या? तो ये किसका सीरीज लिमिट है? बामर का। और बामर की फर्स्ट लाइन ये है। तो अब बामर की जब लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो बामर की सीरीज लिमिट पहले आएगी, फिर उससे कम करते करते सीरीज लिमिट से 1 तक चले जाएंगे हम स्पेक्ट्रम बनाने के लिए। तो पहले सारे लाइमन आ गए सीरीज लिमिट से 1 तक, फिर अब सारे बामर आएंगे, बामर आएंगे सीरीज लिमिट से 1 तक। तो जरा चेक कर लें कि कोई कोई बीच में पाश्चन तो नहीं फंस रहा है आगे। तो चेक कर लें कैसे। बामर की फर्स्ट लाइन को पाश्चन की लास्ट लाइन से कंपेयर करो। अगर बामर का फर्स्ट लाइन जीत गया तो किसी की भी कैपेबिलिटी नहीं है पाश्चन की बीच में आ जाए। बामर की फर्स्ट लाइन इट इज अबाउट, ये आपका है -3.4, ये -1.51। किसी भी एटम की बात करें तो जेड स्क्वायर ही मल्टीप्लायर है और कुछ भी नहीं है। तो किसी और भी एटम की बात करें तो ये गैप कितना है हाइड्रोजन के लिए? 1.89। हाँ या ना? 1.89, 89 ही है ना? ठीक है। अब बताओ n=3, पाश्चन की सीरीज लिमिट, पाश्चन के सीरीज लिमिट की जो एनर्जी है, एक मिनट, ये है -1.51 और इनफाइनाइट से यहां तक का गैप है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या आपको लगता है बामर की फर्स्ट लाइन, बामर की फर्स्ट लाइन की एनर्जी पाश्चन की सीरीज लिमिट से भी ज्यादा है? तो अभी लिस्ट में अब बामर लगाए जाएंगे, उसमें कोई पाश्चन का एंट्री नहीं होगा। समझ आएगा? तो सारे लाइमन सारे बामर से ज्यादा होते हैं, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन आ जाए ना n=1 में ट्रांजिशन, तो n=2 के ट्रांजिशन सब छोटे ही होंगे, और सारे बामर सारे पाश्चन से भी ज्यादा होते हैं। लेकिन अब पाश्चन से ब्रैकेट की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो कुछ गड़बड़ी शुरू होगी। जैसे मुझे बताइए मेरा जो पाश्चन है उसकी फर्स्ट लाइन कितने की है? पाश्चन की फर्स्ट लाइन निकालने के लिए n=3 की एनर्जी है -1.51 और n=4 की है -0.85। इन दोनों का डिफरेंस है लगभग 0.66। कितना? किसी भी एटम का है तो जेड स्क्वायर और लगा देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये 0.66 है। और जरा देखो तो ब्रैकेट की सीरीज लिमिट, तो ये -0.85 है और ये 0 है, तो +0.85। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाश्चन की जो आपकी फर्स्ट लाइन है उसकी एनर्जी कम पड़ गई है। किससे? तो जब आप लिस्ट बना रहे होंगे ना तो पाश्चन खत्म होने से पहले बीच में कोई ब्रैकेट एंट्री मार जाएगा। समझ में आई बात? बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मैं बहुत तरीके से समझा रहा हूँ कि क्या होगा। तो पहले लाइमन की लिस्ट बनेगी, फिर बामर पूरे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारे लाइमन सारे बामर से ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, सारे बामर सारे पाश्चन से ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन सारे पाश्चन सारे ब्रैकेट से ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होते हैं, बीच बीच में आ जाएंगे कोई इधर उधर से। तो जब आप सीरीज बना रहे होंगे ना तो बीच में पाश्चन खत्म होने से पहले ही उसमें कुछ ब्रैकेट की लाइंस रखनी पड़ जाएंगी आपको बीच में,
कुछ ज्यादा कुछ कम। तो आगे पास्चन और उससे आगे का कंपेयर कभी भी करना हो तो वैल्यू निकाल कर कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। लेकिन अब अभी आप मेरे जो एनालिसिस के करस्पॉन्डिंग सभी लाइमन को सभी बामर से ज्यादा बोल सकते हो, सभी बामर को सभी पास्चन से ज्यादा बोल सकते हो, लेकिन सभी पास्चन को सभी ब्रैकेट से ज्यादा नहीं बोल सकते। तो अगर मैं यहाँ आपको रिमार्क शो करना चाहूं तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स ऑफ ऑल लाइमन्स आर ग्रेटर देन ऑल बामर एंड आर ग्रेटर देन ऑल पास्चन। यहां तक सही है क्या? लेकिन इसके आगे चलें तो इसीलिए मैं आगे वैल्यूज चेक होंगी। सारे बामर सारे पास्चन से ज्यादा होते हैं, सारे लाइमन सारे बामर से ज्यादा होते हैं, लेकिन सारे पास्चन ब्रैकेट से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ब्रैकेट बीच बीच में आ जाएंगे, तो इसलिए हम इन तीनों को ध्यान रखते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है कि किस में कैलकुलेशन करें और किस में ना करें। और कभी कंफ्यूजन हो जाए तो फिर क्या करना, कैलकुलेट कर लेना कौन ज्यादा है और कौन कम है। बट इन जनरल सभी लाइमन सभी बामर से ज्यादा होंगे, सभी बामर सभी पास्चन से ज्यादा होंगे, लेकिन इसके आगे आप ऐसा नहीं बोल सकते। एनर्जी हायर स्टेट में जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे देते हो? हाँ, लाइट नहीं दे रहे हो। फोटोन एमिट कर सकता है, लेकिन जो एनर्जी आप दे रहे हैं वो इतनी हो कि इलेक्ट्रॉन उसमें से जितना चाहिए उतना ले सके। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मान लो आप एक है ना कंटेनर में हाइड्रोजन एटम के गैस भर लो और आप कहते हो सर मैंने ना इसके ऊपर कुछ इसको टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो थर्मल एजिटेशन से एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर कूद चुके हैं। तो उससे थर्मल एजिटेशन से जितनी एनर्जी उनको चाहिए अगर मिल गई तो वो ऊपर जंप मार जाएंगे। मैंने क्या बोला था कि अगर कोई ऐसी एनर्जी हो जिसको आप अलग नहीं कर सकते, जैसे एक फोटोन, तो वो फोटोन फिर एग्जैक्ट गैप का होना चाहिए। लेकिन इधर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मल एनर्जी बढ़ गई, तो उससे इलेक्ट्रॉन अपनी डिजायर्ड वैल्यू लेके किसी स्टेट तक जंप मार जाएगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ तो मुझे हर तरीके की एनर्जी मिली हुई है। तो जब वो उस एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएगा तो वहां वो जाएगा, रुकेगा, फिर वापस लौट जाएगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन बस उस एनर्जी को डिवाइड करके ले सके तो फिर वो ले लेगा, लेकिन अगर डिवाइड नहीं हो पाई तो फिर वो एग्जैक्ट अगर पूरी एनर्जी कोई देने की बात करे कि ये इसको दे ही दो, तो फिर वो चेक करेगा कि भाई मेरे पास एनर्जी स्टेट है या नहीं। और अगर उसको ये फ्रीडम दे दी जाए कि इसमें से आप कुछ भी एनर्जी ले लो, तो फिर वो लेके दूसरे स्टेट। इसीलिए हमने फोटोन पे रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि कम से कम जब आप फोटोन देंगे तो एक फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पूरा ही लेना पड़ेगा। आधे फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात? देखिए, लोग पूछ रहे हैं कि सर बीच में कैसे ब्रैकेट वाले आ गए। एक बार मैं वैल्यू लिख देता हूं, जरा बताना। n=3 के एनर्जी स्टेट की वैल्यू -1.51। हाइड्रोजन है तो Z1 हो जाएगा, कोई और है तो Z² आ जाएगा। तो मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन ही लिख दिया। n=4 की एनर्जी -0.85। ये आप हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो Z² तो सब में सेम है। अब इधर देखो, पास्चन की फर्स्ट लाइन का गैप कितना, तो पास्चन की फर्स्ट लाइन यानी इन दोनों का गैप कितना है? लगभग 0.66। तो दिस वैल्यू इज अबाउट 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ब्रैकेट की लास्ट लाइन, ब्रैकेट की सीरीज लिमिट देखो यहाँ पे, तो ब्रैकेट की सीरीज लिमिट चेक करेंगे तो वो कितनी है देखिए, तो इन्फिनिटी और -0.85। तो ये गैप है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। हाइड्रोजन है तो Z=1 और कोई और है तो Z²। ये वैल्यू इससे ज्यादा है क्या? तो इसका मतलब जब आप पास्चन को रख रहे थे, पास्चन का डिक्रीजिंग ऑर्डर में,
तो पास्चन की फर्स्ट लाइन आने से पहले तो ब्रैकेट की सीरीज लिमिट की एनर्जी आ जाएगी। इसका मतलब जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इनको अरेंज कर रहे थे, इनकी सॉर्टिंग कर रहे थे आप, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, आपका ब्रैकेट की जो लास्ट लाइन है वो पास्चन की फर्स्ट लाइन से पहले ही एंट्री मार गया। यानी अभी आपका पास्चन सीरीज खत्म ही नहीं हुआ, उससे पहले ब्रैकेट की लाइंस अपनी एनर्जी शो करने लग गए। तो आगे चेक करेंगे हम। तो मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखा है, दिस इज फॉर ऑल लाइमन्स देन ऑल बामर आर ग्रेटर देन ऑल पास्चन, बट ऑल पास्चन आर नॉट ग्रेटर देन ऑल ब्रैकेट। तो मैंने यहीं पे लिख के छोड़ दिया है इसको, यस और नो। तो ये मेरे पास अलग अलग सीरीज है। एक बात बताइए, इनकी न्यूमेरिक वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत है क्या आपको? क्या करना है, एनएल एक में 1 लेना है, लाइमन में एनएल 1 लेना है ना, बामर में लोअर एनर्जी स्टेट 2 रखना है, ऊपर से कहीं से भी लाओ। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि इसकी फर्स्ट लाइन की बताइए, सेकंड लाइन की बताइए, थर्ड लाइन की बताइए। तो आपको पता चलना चाहिए कि जिस भी स्टेट में आप बात कर रहे हो उसके जस्ट ऊपर से आएगा तो फर्स्ट लाइन, उसके ऊपर से आएगा तो उसके ऊपर से थर्ड, और लास्ट से आएगा तो सीरीज लिमिट। क्लियर है? तो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं, लाइमन बामर पास्चन इनमें है क्या। तो वैल्यूज निकालने के लिए तो ये एक ही फॉर्मूला काफी है, बस एनएल और एनएच रखते जाइए। तो मेरे पास फर्स्ट सीरीज कौन सी है, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में आपका ट्रांजिशन कहां पर होगा, लोअर एनर्जी स्टेट 1 पर। हो कहीं से भी सकता है, किसी भी हायर स्टेट से। तो अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/nl स्क्वायर, एनएल 1 हो गया फिक्स, माइनस 1/nh स्क्वायर। समझ आता है क्या? बोलना बहुत पड़ता है मॉडर्न में, थ्योरी बहुत सारी होती है इसमें। तो 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/nh स्क्वायर। तो क्या करें, nh की वैल्यू रख दें। If you will put nh equal to 2, this is the first line. If nh equals to 3, this is nh equal to 4, it is third line. If your nh equals to infinity, this is the series limit. इसी तरह से नेक्स्ट सीरीज है, मेरे हिसाब से आप बताने की जरूरत नहीं है, बामर सीरीज। क्या करूं, nl तो 2 हो जाएगा और nh स्टार्ट होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता रहेगा। तो 1/λ ऑफ बामर सीरीज इज आर जेड स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/nh स्क्वायर। ये nh इक्वल्स टू 3 4 5 एंड सो ऑन, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन सीरीज लिमिट। बस ये नाम ध्यान रखना। और इनमें बताओ वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन का बढ़ता ऑर्डर है, तो इधर फोटोन का बढ़ता हुआ ऑर्डर है एनर्जी का, और वेवलेंथ का घटता हुआ ऑर्डर है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ बोलेंगे तो ये निकालेंगे, मिनिमम वेवलेंथ बोलेंगे तो ये निकालेंगे। समझ आई बात? मिनिमम वेवलेंथ किसी पर्टिकुलर सीरीज की सीरीज लिमिट वाली होती है। इसके बाद थर्ड कौन सा है, मैं अब इसमें वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, पास्चन में क्या कर दूं, एनएल इक्वल्स टू 3 और किसी भी एनएच से ले आओ, फॉर्मूले में एनएल 3 डाल दीजिए और एनएच की वैल्यू रख दीजिए। फोर्थ कौन सा, ब्रैकेट, एनएल लोअर स्टेट 4 होनी चाहिए, हायर स्टेट कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट, पी वैसे शायद साइलेंट होता है इसमें, वुंड सीरीज फॉर एनएल इक्वल्स टू 5 तो एनएच एनी वैल्यू, यहां पर एनएच की वैल्यू 4 से शुरू होगी, 4 5 6, यहां पर एनएच की वैल्यू 5 6 7 और एनएच 6 7 8, आगे चलते जाइए। इसके बाद हमफ्री होता है, उसके बाद डम्फ्री होता है। डम्फ्री ये मजाक में नहीं बोल रहा हूं, होता है, आप नेट पे चेक करना।
लेकिन अब ये आगे जाते जाते जो एनर्जीज है ना वो ऑलमोस्ट ओवरलैप करने लग जाएंगे, बहुत कम कम एनर्जी का पार्ट बचेगा और बहुत कम, सेम सेम नहीं हो सकती, लेकिन ये इट इज अ डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम, सेम नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपके पास सीरीज हुई, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, एक एटम कौन कौन से एमिट करके दे सकता है। तो इस पे एक तो क्वेश्चन पता है कौन से बनते हैं, वेवलेंथ पूछेगा, मैक्सिमम मिनिमम, किसी सीरीज में कौन ज्यादा है कौन कम है, ये कंपैरिजन करवाया जाएगा। समझ में आई बात। दूसरा आपसे जो बात की जाएगी, जैसे आपको पता है एन बराबर इंफिनिटी तक आपके पास स्टेट है, तो मैं आपसे पूछूं कितने अलग अलग वैरायटी के फोटोन है। जैसे आप लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हो, तो आप कह सकते हो जितने भी स्टेट है उनमें से दो सेलेक्ट कर लो, एक फोटोन मिल जाएगा Nc2। अगर मान लीजिए n एनर्जी स्टेट्स हैं, तो n 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे n तक है, तो इन n में से कोई भी दो एनर्जी स्टेट आप जितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, कॉम्बिनेशन बनाना इसी को तो बोलते हैं, जितने तरीके से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो n में से दो, उतने आपके पास डिफरेंट वैरायटी के फोटोन है। डिफरेंट वैरायटी के फोटोन, वैरायटी का मतलब एक एनर्जी से दूसरे में गैप है, 4 से 3, 4 से 2 अलग है, 4 से 1 अलग है, 4 से 5 अलग है, सॉरी 5 से 4 अलग है, इस तरह से ऊपर से नीचे 6 to 1 अलग है। तो इस तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि किसी nth स्टेट तक कितने मैक्सिमम स्पेक्ट्रम लाइंस हैं, तो पहले लैंग्वेज समझो, मैक्सिमम स्पेक्ट्रम लाइंस, वो इन ट्रांजिशंस को ही क्या बोलते हैं, वो लाइंस। हालांकि कोई लाइन नहीं निकल रही, फोटोन निकल रहे हैं, बट इनको मतलब एज अ एड्रेस करने का क्या तरीका है हमारा, बोले ना ये फर्स्ट लाइन है ये सेकंड लाइन है, जबकि एक्चुअल में क्या है, ये सब फोटोन की एनर्जीज हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कितनी मैक्सिमम एमिशन स्पेक्ट्रम लाइंस हैं, तो एन से, अगर मैं मान लीजिए एन बराबर 4 पे तक ही एटम को रखता हूँ, 5 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा मेरा एटम, तो 4 से नीचे जितने भी ट्रांजिशन हो सकते हैं करा दो। तो 1 2 3 और 4 है, तो 4 से 1 तक आने में उसके बाद जितनी भी चॉइसेस हैं वो सारी चॉइस बना दो, वो सब फोटोन वहां एग्जिस्ट करते हैं, यस और नो। जैसे 4 से 1 का एग्जिस्ट करता है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 4 से 2, 2 से 1, ऐसे सारे पॉसिबल ट्रांजिशंस आप बना सकते हैं, यस और नो। इनमें जब आप फोटॉन्स को चेक करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, तो आप इन चार एनर्जी स्टेट में से कोई भी दो सेलेक्ट करिए, यू विल गेट अ डिफरेंट फोटोन। तो आप डिफरेंट वैरायटी की बात करो, यू आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। जैसे आपके पास तीन कलर, एक रेड कलर के 5 बॉल हैं, ग्रीन कलर के 10 बॉल हैं और ब्लू कलर के 3 बॉल हैं, तो आप यहाँ कह रहे हैं मेरे पास 3 वैरायटी के बॉल्स हैं, उनके नंबर कितने कितने हमें उससे मतलब, ये तो वैरायटी का मतलब समझ रहे हो ना, कि एक पर्टिकुलर एनर्जी उसके बाद ये पर्टिकुलर एनर्जी उसके बाद ये पर्टिकुलर एनर्जी। तो यहां पर आपके पास किसी nth स्टेट तक Nc2 नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पेक्ट्रम लाइंस या एमिशन स्पेक्ट्रम लाइंस, तो 4, जैसे n बराबर 4 है तो 4c2, 5 है तो 5c2, 6 है तो 6c2 तक आपके पास एनर्जी लाइंस होती है। तो इतना सबने लिख लिया ना, एक बार ये लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ, कहीं से भी आया हो, लेकिन मान लो 4 से 3 आया, फिर 3 से सीधा 1 आया, और मान लो 4 से 3 आया, फिर 3 से 2 आया और 3 से 1 आया, तो वो नीचे तो आ रहा है, लेकिन 4 से 3 एक ही वैरायटी काउंट होगी, अलग वैरायटी थोड़ी है वो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 4 से 3 के 500 फोटोन निकल सकते हैं सपोज, लेकिन 4 से 3 वैरायटी में तो एक ही है वो। जैसे अभी मैंने समझाया कि व्हाइट कलर के 50 बॉल है, तो बॉल तो 50 हैं, लेकिन व्हाइट कलर का, तो कलर तो व्हाइट एक ही है ना, तो व्हाइट कलर के 50 बॉल से, लेकिन कलर व्हाइट के, फिर कलर रेड और कलर ब्लू, तो मेरे पास 3 डिफरेंट कलर हैं, तो हम यहाँ डिफरेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर n बराबर 2, n बराबर 4 से लेके 1 के बीच में कितने अलग अलग तरीके के फोटोन हैं, तो आप n में से दो को कैसे भी सेलेक्ट कर लो, वो डिफरेंट एनर्जी होगी। समझ में आई ना बात सबको।
ओके तो नेक्स्ट एक रिमार्क लिखिए पहले। तो एक रिमार्क तो वो लिखा हुआ है हायर में, ऑल लाइमन्स ग्रेटर देन ऑल बामर इज ग्रेटर देन ऑल पास्चन। नेक्स्ट रिमार्क नंबर 2, रिमार्क ये बताते हैं कि ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसको कहूं कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, कौन सा, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में n बराबर क्या डाल देंगे, z बराबर 1 डाल देंगे। यही एक्सप्रेशंस किसके लिए बन जाएंगे, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो पहले एक पॉइंट लिखिए रिमार्क में, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि क्वेश्चन में इंफिनिटी से पूछने का तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि इंफिनिटी का आंसर इंफिनिटी ही होगा। तो क्वेश्चन आपको ऐसे देता है कि वो बताता है कि आपका एटम कहां पर है। तो लिखो इफ एटम्स आर एट nth स्टेट, if atoms are at nth state, तो nth स्टेट पे तो है ही, तो एमिशन में वो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, अब तो नीचे आएगा। तो आपके पास एटम्स जो है वो nth स्टेट पर हैं। तो एनर्जी स्टेट्स में जब ट्रांजिशन शुरू करोगे तो n से n-1 में, n-2 में, ऐसे 1 तक कुछ भी ट्रांजिशन हो सकते हैं। फिर n से n-2 पे डायरेक्ट कूद जाए, फिर n-2 से 3 पे कूद जाए नीचे अपने अकॉर्डिंगली। तो n में से कोई भी 2 एनर्जी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यू विल गेट अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ फोटोन। तो नीचे लिखे द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस इफ द एटम्स are at nth state, then maximum number of emission spectrum lines, maximum number of emission spectrum lines, maximum number of emission spectrum lines, that is your answer would be nc2। n में से 2 सेलेक्ट कर लीजिए, एक डिफरेंट एनर्जी मिल जाएगी आपको। एंड दिस nc2 कैन आल्सो बी रिटन एज n into n-1/2। और क्या लिख सकते हैं nc2 को, समेशन n-1, समेशन n-1 भी लिख सकते हैं। अभी रुको, पहले इतना नोट कर लिया ना सबने। देखिए आपका nth स्टेट से आप ट्रांजिशन करा रहे हैं, तो मैक्सिमम लाइंस कितनी हो गई, ओके याद रखना, वी आर नॉट डिस्कसिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स, वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंट वैरायटी ऑफ फोटॉन्स। समझ में आई बात। तो जैसे n बराबर 4 ले लेते हैं थोड़ा, n इक्वल्स टू 4, फिर ये n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 1। मैंने आपसे कहा कि n इक्वल टू 1 तक लास्ट ट्रांजिशन कराना है आपको, और कहां से चलना है, 1 तक तो आना है, इसमें तो कुछ नहीं कहा जाएगा। एटम आपका 4 पर है, तो 4 से लास्ट वो 1 तक ही आएगा। तो मुझे बताइए लाइमन की ये 3 लाइंस है क्या, अब इस बार लाइमन की बस ये तीनों आएंगे, चौथा कोई नहीं होगा लाइमन में। ट्रांजिशन कैसे कूद कूद के हो रहा है वो एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन इनके अलावा कुछ हो सकता है। लाइमन के ये 3 ही हो सकते हैं, बामर के ये और ये, इन दोनों में से एक बामर, बामर का इन दोनों में से कोई यूज होगा, तीसरा बामर का तो कोई नहीं आ रहा, और पाश्चन का ये यूज होगा। क्या कहते हैं, वी हैव ओनली 6 वैरायटी ऑफ ट्रांजिशंस ओवर हियर। तो जो भी फोटॉन्स एमिट होंगे वो इन्हीं 6 में से ही होंगे, कोई 7वां वैरायटी आ सकता है, या तो ये होगा या 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 ये होगा। इसके अलावा कोई 7th नंबर का कोई आपको नहीं मिलेगा। तो आपके पास ये 4c2 है क्या, 4c2 is your 4 into 3 divided by 2, that is 6 maximum lines। इसमें लाइमन की कितनी है, 3, बामर की 2 और पाश्चन की 1। हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, मैक्सिमम लाइंस आर n-1, समेशन n-1। कैसे, समेशन n कितना है बताइए तो, 4, 4-1 समेशन 3, समेशन 3 का मतलब हुआ 3 + 2 + 1, 3 लाइमन के, 2 बामर के और 1 पाश्चन का। ट्रांजिशन इस ऑर्डर में एग्जिस्ट करता है। तो यू कैन राइट इट एज ऑल्सो समेशन n-1 और nc2। आप इसको समेशन n-1 भी लिख सकते हैं।
है समझ में? अच्छा अब देखो ट्रांजिशन कैसे होता है प्रैक्टिकली। अभी आपने देखा कि 6 वैरायटी हैं n बराबर 4 से 1 तक आने के लिए, सातवां कोई नहीं होगा। एक स्टूडेंट ने कहा सर ये कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट कैसे हुआ? बेटा कंटिन्यूअस वैल्यू क्या होती है? अगर मैं ये बोलूं कि x बराबर 1 से 5, तो 1 से 5 तक सभी आ गए। लेकिन x बराबर 1, फिर x बराबर 2, फिर x बराबर 3, फिर x बराबर 4, तो ये 1 से 2 के बीच में कोई नहीं है, 2 से 3 के बीच में कोई नहीं है, तो इसको डिस्क्रीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक है। अच्छा इधर देखिए आपके पास ट्रांजिशंस हो गए। अब प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ट्रांजिशन कैसे होगा ये समझो। अभी मैंने ये बता दिया कि अगर 4 पर है तो इन्हीं में से कोई लिए जाएंगे। ओके। अब सपोज आपके पास एक एटम है, ध्यान से सुनना, एक एटम है और आपका इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 में है। एक ही एटम है और n बराबर 4 में है, और हम उस एटम को बार बार एक्साइट नहीं कर रहे, मतलब बार बार n बराबर 4 पे नहीं ले जा रहे। तो बताइए n बराबर 4 से 1 आने के लिए वो एक बार उतर के चला है। अब वो कैसे भी आ सकता है, अगर वो चाहे कि यहां से यहां उतर जाए तो खत्म एटम। एक सिंगल एटम में कहां से कहां जंपिंग हुई, n बराबर 4 से 1, एटम डी एक्साइट, खत्म। कितने फोटोन आए? एक। फोटोन कितने आए? वैरायटी नहीं, फोटोन कितने आए? एक। एक फोटोन देके चला गया। वो एक फोटोन इन 6 में से ही कोई है, और वो है ये। हाँ या ना? चलो अगर वो n बराबर 4 से नीचे जंप मारे, पहले 3, फिर 2, फिर 1, 3 स्टेप में, तो उसने इनमें से किस किस फोटोन का सिलेक्शन किया? एक इसका, एक इसका, एक इसका। तो बताइए एक सिंगल एटम n बराबर 3 पर है, एक सिंगल एटम n बराबर 3 पर है, तो नीचे आने के जितने आप पॉसिबल सोच सकते हो वो सब बना लो, उनमें से किसी एक को लेकर चला आएगा वो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 से सीधा 2 में कूदे और 2 से सीधा 1 में कूदे, हो गया एटम डीऑक्साइड। तो फिर उसने किन दोनों को सेलेक्ट किया? एक ये और एक ये। तो पहले मैं ये देखना सिखा रहा हूं आपको कि एक्चुअल एटम में कैसे जंपिंग हो रही होगी। तो जैसे n बराबर 4 से एक ही एटम है, तो नीचे आने के उसके बाद कितनी वैरायटी थी? या तो वो डायरेक्ट कूद जाता, या यहां से यहां कूदता, यहां से यहां कूदता, यहां से यहां कूदता, या फिर उसके बाद एक वैरायटी है यहां से यहां कूदे, फिर यहां से यहां कूद जाए, या फिर एक वैरायटी है सीधा यहां से यहां कूदे, यहां से यहां, और फिर यहां से इसको लेके यूं आ जाए। तो एक एटम कैसे ट्रांजिशन कर सकता है, ये आपके पास चॉइस है, हाँ या ना। लेकिन क्या वो इनमें से कोई अलग वैरायटी निकाल के निकल सकता है? नहीं। n बराबर 4 से 1 के बीच में उसको कूदना है, तो इन 6 में से ही किसी का सिलेक्शन करके चलना है उसको। यस और नो? एक एटम को, हाँ या ना? अच्छा सपोज वी हैव टू एटम्स, वी हैव टू एटम्स, तो मुझे पता है कि एक एटम में हो सकता है 4 से 1 की सीधी जंपिंग हो गई हो, और दूसरे एटम में हो सकता है 4 से 2, 2 से 1 की जंपिंग हो गई हो। तो 3 फोटोन निकल गए मेरे पास, हाँ या ना? क्योंकि प्रैक्टिकल ग्राउंड है, वो दोनों की अपनी मर्जी है कि वो कैसे कूदेंगे, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। तो एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये सारे ट्रांजिशंस चाहिए, सभी चाहिए, कोई भी मिस ना हो, कोई रिपीट हो जाए लेकिन कोई मिस ना हो, तो मैंने कहा कि चलो भाई एक एटम सीधा 4 से 1 जंप करा दो उसको। क्या आपका 4 से 1 वाला काम हो गया? तो एक एटम ये कर दे तो ये मिल जाएगा, एक एटम ये कर दे, 4 3 2 1, एक एटम ये वाला काम कर दे मेरे लिए, ये यहां से कूदे फिर ये कूद जाए। बताइए हो गया? ठीक है, एक एक ने ये काम कर दिया, अगले एटम ने ये काम कर दिया, ये कोई ट्रांजिशन रिपीट हो रहा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक एटम ने ये काम कर दिया उतरते वक्त, हाई से लो, एक ऊपर से नीचे आ गया, यहाँ इस रास्ते से आ गया, एक ऐसे आ गया, और भी कुछ बच रहा है क्या? 1 से 2, ये कहाँ हुआ? अभी 4 से 2 कहाँ हुआ? हो चुका है। अब कौन सा बचा हुआ? ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो 4 से 3 से 2, 2 से 1,
इनमें कोई रिपीट भी हुआ होगा, देखो ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया, लेकिन क्या ऑल 6 वैरायटी आर फाउंड इन दिस केस? ऑल 6 वैरायटीज आर फाउंड, वैरायटीज ऑल 6 आर फाउंड, चाहे किसी के नंबर कम ज्यादा हो उससे कोई दिक्कत। तो क्या आपको लगता है इस केस में मिनिमम 4 एटम होने चाहिए? मिनिमम 4 एटम तो होने चाहिए अगर सारे आए, लेकिन याद रखना गारंटी नहीं ले रहा हूं, ऐसा हो सकता है चारों में जंपिंग कहां से हुई हो, 4 से 1, लेकिन कम से कम 4 एटम अगर होंगे तो हम बात कर सकते हैं कि ये सारे मिल गए होंगे। समझ में आई बात? जिसमें किसी का रिपीटेशन हो रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें वैरायटी चाहिए, सारी वैरायटी मिल रही है। तो एक बात बताइए, ऐसे क्वेश्चंस को फिर हम लोग पता है ऐसे बात करते हैं, सपोज यू हैव लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 1 मोल हाइड्रोजन एटम है एट n इक्वल्स टू 4, तो मैं आपसे पूछो हाउ मच मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस इफ एटम इज एट n इक्वल्स टू 4। आप घबराओ मत उसमें, आपको पता है इस 6 से ज्यादा कोई और आ ही नहीं सकते, क्योंकि एटम है कहां पर, n बराबर 4 पर है। तो 4 से 1, 4 से 2, 4 से 2 से 1, तो यही ट्रांजिशंस ले सकता है ना, 5 से 4 तो नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि एटम कहाँ है, n बराबर 4 में। तो 4 से नीचे जंप मारकर, 4 से नीचे जंप मारकर ही तो आना है। आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, हो सकता है लाखों करोड़ों 10 पावर 23 के ऑर्डर में तो क्या है आपके पास एटम्स, सबने कम से कम एक फोटोन तो दिया ही होगा, डी एक्साइट होने में कम से कम एक तो दिया ही होगा। लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूँ इतने सारे हैं तो मुझे लगभग सारे ही मिले होंगे, वैरायटी सारी मिली होगी? क्योंकि अगर आप ये कहो कि सर इतने सारे एटम में भी अगर आप मुझसे ये बोल दो कि सर 4 to 1 अगर मान लो किसी ने भी नहीं किया तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन इतने सारे एटम्स हैं कि किसी ने 4 to 1 भी किया होगा, किसी ने 4 to 2 भी किया होगा, किसी ने 4 to 1 डायरेक्ट किया होगा, किसी ने 3 to 1 किया होगा। तो वो जो लाखों करोड़ों फोटॉन्स के नंबर्स हैं उनमें वैरायटी कितनी है? 6 ही तो है, इसमें बोलो ना कुछ तो, उसमें वैरायटी कितनी है? 6 ही वैरायटी है, 4C2। 7वां फोटोन नहीं आ सकता अगर आप कहां से आ रहे हैं, n बराबर 4 से आ रहे हैं। तो याद रखना मैं इतनी देर से क्यों चिल्ला रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप नंबर ऑफ फोटोन ना देखें। क्वेश्चन क्या बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, तो वो आपसे ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन की बात करता है, यस और नो? और पॉसिबल n बराबर 4 से तो 6 ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, 7वां कोई ट्रांजिशन इसकी कैटेगरी में। n बराबर 5 पे चले जाओ तो 5C2, 5C2 यानी 10 मैक्सिमम डिफरेंट स्पेक्ट्रम लाइंस होंगी, यस और नो? तो अगर मैं आपको दे देता हूं कि वी हैव सम लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एट n इक्वल्स टू 4, तो आप कह सकते हो कि यस सर सारे फोटोन मिल गए होंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूं इफ देयर इज ओनली 1 एटम एट n इक्वल्स टू 4, तो आप कहोगे कि सर इन 6 में से ही फोटॉन्स आएंगे, लेकिन कितने आएंगे मुझे नहीं मालूम है। एट मैक्स 3 आ सकते हैं अगर वो 3 स्टेप में कूदे, 4 से 3, 2 से 1, ये फोटोन की नंबरिंग है, ये फोटोन की कि 3 फोटोन मैक्सिमम आ सकते हैं, लेकिन वो होंगे इन 6 में से ही कोई, हाँ या ना? तो ये जो 6 वैरायटी पूछने का तरीका है क्वेश्चन का, वो आपसे ऐसे पूछता है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम लाइंस। तो वो नंबर ऑफ लाइंस मतलब वो सिर्फ ट्रांजिशन की बात कर रहा है, कौन कौन से होंगे। तो हो सकता है आपके पास लाखों फोटॉन्स निकल रहे हो, 10 पावर 23 के ऑर्डर में एटम है, लेकिन n बराबर 4 पे ही है, तो 4 से 1 तक आने में 6 डिफरेंट वैरायटी के, 6 डिफरेंट वैरायटी के आपके पास फोटॉन्स हैं, 7वां वैरायटी। और ये पूछने का तरीका होता है फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम लाइंस, यस और नो? कौन कौन सी हो सकती हैं? तो उसको कई बार दिखाने के लिए हम लोग आपको क्वेश्चन में क्या प्रोवाइड करते हैं, एक सिस्टम दे देते हैं, बहुत सारे एटम्स दे देते हैं उसके, फिर बोल देते हैं ये हाई टेम्परेचर पे है, तो हाई टेम्परेचर पे है तो ऊपर जाने की जिम्मेदारी हाई टेम्परेचर की हो गई, और डी एक्साइट करा करा के आप उसमें से फोटोन निकालते जाएं, यस और नो? द मैक्सिमम लाइंस आर 4C2। अच्छा अगर मान लो मैं यहाँ आपसे ये पूछूं कि n बराबर 1 को एक्सक्लूड कर दिया जाए, मान लो हम ये कह दें कि n बराबर 1 को छोड़ दो, n बराबर 1 को छोड़ दो, इसके अलावा बात करो कौन कौन से हैं, तो क्या ये और ये ही है? तो 4 से अगर हम 1 को छोड़ देते हैं तो सारे लाइमन हटा दो,
सारे लाइमन हटा दो, यस और नो, और सारे लाइमन हटाकर आप देख लें कितना बचा। इसको देखने का दूसरा तरीका है, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं किसी nth स्टेट से rth स्टेट तक ही ट्रांजिशन अलाउड है, तो मुझे बताइए उनके बीच में कितने स्टेट्स होंगे n से r के बीच में? ऐसे नहीं, मान लो ये nth है और ये rth है, तो यही देखो ये 4 है और ये 2 है, 4 से 2 के बीच में टोटल 3 एनर्जी स्टेट है, 3 एनर्जी स्टेट है। किससे किसके बीच में? 4 से 2, तो 4 से 2 के बीच में 3 है ना, तो आप उसको ऐसे बता सकते हो 4 माइनस 2 प्लस 1। तो किसी nth स्टेट से rth स्टेट में होते हैं n माइनस r प्लस 1, और उनके सारे ट्रांजिशंस कराने हैं nc2। समझ में आया? तो अगर हम बात करें कि इफ फ्रॉम nth स्टेट टू rth स्टेट ट्रांजिशंस आर अलाउड, तो आपको n और r के बीच में कितने हैं वो तो आपको दिख ही जाएंगे, लेकिन उनमें एक ज्यादा होगा। जैसे 4 से 2 के बीच में कितने? 4 से 2 के बीच में 3 है, 1 2 3, तो 4 माइनस 2 प्लस 1 कर देते हैं, तो इसीलिए n माइनस r प्लस 1 c2। किसी ने पूछा था अभी ऑनलाइन में कि सर किसी और स्टेट में कैसे करेंगे, तो ये वो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस बता रहा है जो उन दोनों स्टेट्स के बीच में लाई करते हैं। these are the different variety of transitions which is lying between nth state to rth state। n माइनस r प्लस 1 c2 कर दीजिए, उससे आपका आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आया? लिख लो, एक रिमार्क और लिखिए इसको लिखने के बाद। ये n माइनस आर प्लस 2 क्यों बोल रहे हो? प्लस 1 होना चाहिए ना, n माइनस आर प्लस 1 होना चाहिए। सपोज 5 से 2 है, तो 5 से 2 के बीच में कितने हुए? 2 3 4 5, 2 3 4 5, 5 से 2 के बीच में, तो 5 माइनस 2 प्लस 1, 5 माइनस 2 प्लस 1, दोनों इंक्लूड होते हैं वो। वेज पूछेगा तो वो उधर वेज पे खड़े हैं ना, बता तो रहे हैं, वो बताया ना उसमें n बराबर 4 से 4 तरीके थे मेरे पास। तरीका तो है लेकिन हम लोग हर चीज नहीं रटवाते हैं, 2 पावर n माइनस 2 होता है, ठीक है। बट आप उसको वहां पे जैसे एक स्टेट से फिर दूसरे फिर तीसरे से जैसे ही आप रिलेट करोगे, आपको पता चल जाएगा कितने एटम्स रिक्वायर्ड होंगे, मिनिमम कितने एटम्स चाहिए होंगे, तो आप सारे ट्रांजिशंस को कवर करते जाएं ऊपर से जंप कराते हुए। जब देखो किसी ने बोला n माइनस आर प्लस 1 सी आर होगा, आर क्यों होगा? हम n में से r थोड़ी सेलेक्ट कर रहे हैं, n माइनस आर प्लस 1 में से r नहीं, सिर्फ 2 सेलेक्ट करने पर एक नया फोटोन मिलता है, तो इन इसमें से इसके बीच में, ठीक है, इन तीनों में से 2 सेलेक्ट करने हैं, एक ये एक ये, एक पेयर ये एक पेयर ये एक पेयर ये, 3 मिल जाएंगे, तो आप पेयर ही तो सेलेक्ट करोगे। सी आर क्यों होगा भाई? n माइनस आर प्लस 1 सी 2 ही रहेगा, सेलेक्ट तो 2 ही करने हैं, उससे एक नया फोटोन आपको मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पर 2 से 4 के बीच में लाइमन छूट गए सारे, ठीक है। नेक्स्ट रिमार्क लिखिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम z इक्वल टू 1 डाल देना, ब्रैकेट में लिख दीजिए z इक्वल टू 1, यही है ना। बस इसमें याद क्या रखना है पता है? इनके जो लाइमन के फोटॉन्स होते हैं वो अल्ट्रा वायलेट रीजन के होते हैं, बामर के विजिबल और पाश्चन के इंफ्रारेड। समझ में आई बात? तो ये जो आप एनर्जीज देख रहे हैं ना उसके कंसर्न, हाइड्रोजन में लाइमन क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होते हैं, बामर
विजिबल रेंज में होता है, और पाश्चन इंफ्रारेड। यस और नो? ओके, अच्छा ये बताइए, सारे मतलब हाइड्रोजन के जो लाइमन है वो अल्ट्रावायलेट में है या अल्ट्रावायलेट लाइमन में होता है? नहीं, लाइमन सारे अल्ट्रावायलेट के होते हैं इसमें। भाई अल्ट्रावायलेट में तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ कुछ सेलेक्ट किए होंगे ना हमने। तो आपको पता है जो हमारा लाइमन है वो किस रेंज में है? अल्ट्रावायलेट में है। तो कई बार ऐसे स्टेटमेंट होते हैं क्या कि जितने भी क्या कहते हैं जो लाइमन है वो अल्ट्रावायलेट है, ये बात सही है, लेकिन क्या अल्ट्रावायलेट सभी लाइमन है? नहीं है, क्योंकि ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है। जो जो सेलेक्टेड वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हाइड्रोजन के लिए जो लाइमन सीरीज है वो किस में गिरती है? अल्ट्रावायलेट में। इसी तरह से हाइड्रोजन की बामर सीरीज किस में जाती है? विजिबल में। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे सपोज सपोज मुझे हीलियम पे कमेंट करना है, तो क्या आप इतनी बात जानते हो कि हाइड्रोजन के लाइमन और हीलियम के लाइमन में जेड स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर का मल्टीप्लायर है वहां पे? हाँ या ना? तो अगर आपका हाइड्रोजन का जो लाइमन है, हाइड्रोजन का लाइमन किस सीरीज में है? अल्ट्रावायलेट, है ना? तो हीलियम का लाइमन किस सीरीज में जाना चाहिए? अल्ट्रावायलेट का भी 4 टाइम्स एनर्जी का होना चाहिए। अल्ट्रावायलेट से भी 4 टाइम्स एनर्जी का होगा हीलियम वाला, हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो? मतलब अल्ट्रावायलेट का भी 4 टाइम्स एनर्जी कर देंगे। नहीं रहेगा वो अल्ट्रावायलेट या एक्स रेज की तरफ जाएगा, अल्ट्रावायलेट की तरफ ही रहेगा। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ वो एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। ओके, तो अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन का बामर विजिबल है, तो हीलियम का बामर विजिबल होगा? कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन हमें पता है वो एनर्जी 4 टाइम्स ज्यादा होगी। तो हम ये देख सकते हैं कि क्या हीलियम का पाश्चन क्या कुछ विजिबल रेंज में दे सकता है आंसर? क्योंकि हीलियम का जो पाश्चन होगा वो, अगर हम हाइड्रोजन के पाश्चन की बात करें तो वो इंफ्रारेड में है, और इंफ्रारेड से जो उधर 4 टाइम्स ज्यादा होंगे, तो हो सकता है वो इंफ्रारेड्स किधर लाई कर जाए? विजिबल में। तो एक एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ती है कि कौन सा किधर हो सकता है। तो कंपेयर आप किससे करके चलेंगे? हाइड्रोजन से। जैसे मुझे दिख रहा है कि हाइड्रोजन का बामर विजिबल है, तो जो हमारा हीलियम होगा उसमें पाश्चन या वो उसके नीचे वाले विजिबल रेंज में आ सकते हैं, क्योंकि एन की एनर्जी में जेड स्क्वायर और मल्टीप्लायर है। अगर लिथियम में बात करूं तो 9 टाइम्स मल्टीप्लायर है, जेड स्क्वायर विल बी 9 फॉर लिथियम। तो आपको पता है कि लाइमन से कम बामर, बामर से कम पाश्चन। तो आपका हाइड्रोजन का बामर विजिबल में है, तो हीलियम लिथियम इनके नीचे वाले जो होंगे, बामर के नीचे वाले, वो विजिबल आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ऐसे चेक करने का तरीका है। यस और नो? क्लियर है? तो नेक्स्ट लिखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सेकंड पॉइंट कौन सा? यही था। जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, और लाइमन बामर पाश्चन को पता होना चाहिए कि ये कहाँ लाई करते हैं। हाँ, वैल्यू से तो कर ही सकते हैं, बट एक कंपैरिजन भी कौन हो सकता है, वैल्यू से तो हम करते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मैं इस टॉपिक को एक लाइन में खत्म कर सकता हूं। सब सुनने वाली चीजें अगर आपको याद है तो कर पाओगे। अब एब्जॉर्प्शन में देखो कुछ अजीब सी चीज आपको दिखेगी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, वैसे टाइम हो गया है, तो किसी के पास शीट हो तो मुझे दे दो, एक बार मैं होमवर्क दे दूं। पिछले क्लास में भी भूल गया था। अपनी क्लास कब है? परसों है?
एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आपका एक्सरसाइज 1 जो है मॉडर्न क्या है, सैटरडे को है ना, 21 से लेके ठीक है एन इक्वल्स, इसमें 29 तक दे देते हैं। एक एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन भी दिख रहा है। इधर हम लोग कहां तक कर चुके हैं, एक्सरसाइज 2 लेवल 1, ये 10 तक 6 तक कर चुके हैं ना। मैटर वेव भी हो गया, मैटर वेव का पार्ट हो गया था ना। ओके, यानी 15 तक हो गया, 15 तक हुआ होगा। तो ये 22 तक ले लेना। ओके, हाँ 16 से 22, इसमें एक क्वेश्चन छोड़ देना, अभी एब्जॉर्प्शन का आ रहा है, वो एब्जॉर्प्शन का 21 शायद एब्जॉर्प्शन का है, तो अभी 21 को छोड़ देना। ओके, अभी इतना कर लो, फिर जैसे चैप्टर फिनिश हो जाएगा एक साथ सारे एक्सरसाइज आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टुडे।